अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक तरफ जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बांग्लादेश को ये पैगाम दे रहे थे कि पुरानी बातें भूल जाएं और आइए आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी तरफ ही इंडियन बीएसएफ ने मज़ीद 3 बांग्लादेशी शहरी अगवा कर लिए हैं बॉर्डर से। बीएसएफ ने इस बार उनकी अगवा का ये रीज़न दिया है कि हमें ये इत्तला मिली कि कुछ लोग बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आने वाले हैं, लिहाजा हमने खुफिया कार्रवाई करके इनको गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तार करके इनको पुलिस के हवाले कर दिया है। बीएसएफ का ये भी दावा है कि उन लोगों से आधार कार्ड और एसबीआई बैंक का अकाउंट और 1120 रुपये मिले हैं, इंडियन रुपीस। दिलचस्प बात यह कि बीएसएफ के बकौल ये लोग खुद नहीं जा सकते थे इंडिया, बल्कि एक इंडियन औरत ही इनको बॉर्डर क्रॉस करके ले जा रही थी। इससे तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि दरअसल बॉर्डर क्रॉसिंग के वाक़यात में ख़ुद इंडियन साइड मुलविस है और इंडिया के लोग बॉर्डर क्रॉसिंग के वाक़यात में मुलविस हैं। ये जो इक्का दुक्का वाक़यात पेश आते हैं, इसमें ख़ुद इंडिया मुलविस होता है। इसका प्रूफ ये है कि बीएसएफ खुद ये मान रही है कि उनका जो फैसिलिटेटर था इन 3 लोगों का, वो इंडियन एक औरत थी, वो इनको बॉर्डर क्रॉस करवा रही थी। लिहाजा ये बात साफ है कि इंडिया के लोग इसमें मुलविस रहते हैं, लेकिन सारा मलबा बांग्लादेश के लोगों के ऊपर डाला जाता है। अपने कल के ब्रॉडर व्यू में हमने इंडियन पॉलिटिशियंस की जानिब से बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के बारे में जिन ख्यालात का इज़हार वो करते रहते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया था। हमने आपको अमित शाह और परवीन तोगड़िया के स्टेटमेंट सुनवाए थे कि उनके क्या ख्यालात हैं बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के बारे में, जिनको खुद इंडिया के लोग फैसिलिटेट करके बॉर्डर क्रॉस करके ले जाते हैं। देखें, ये बांग्लादेश के अगर कोई इक्का दुक्का माइग्रेंट वहाँ चला जाता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि खुद चला जाए, जब तक कि उसको इंडिया की जानिब से कोई फैसिलिटेटर ना हो। लिहाजा सबसे ज़्यादा कार्रवाई करने की जो ज़रूरत है वो इंडिया को अपने मुल्क के अंदर करनी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के कानून के कटाड़े में लाना चाहिए जो कि बांग्लादेश से इस तरीके से लोगों को लेकर आ जाते हैं, बजाय इसके कि इंडिया खुद उन पर सख्ती करे और फिर बॉर्डर पर फायरिंग के जो वाक़यात पेश आते हैं उनमें कोई इजाफा करे। उससे ज़्यादा इंडिया को अपने मुल्क के अंदर ऐसे लोगों पे काम करने की ज़रूरत है जो कि इन कार्रवाइयों में मुलविस रहते हैं। कुछ व्यूअर्स ने यह भी नुक्ता उठाया कि परवीन तोगड़िया चूँकि गवर्नमेंट का बंदा नहीं है, ना ही कभी परवीन तोगड़िया की जो पार्टी है विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी, ना ही कभी वो हुकूमत में आई है, लिहाजा परवीन तोगड़िया की स्टेटमेंट की कोई ऐसी ख़ास वैल्यू नहीं है क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है। अगर वो बीजेपी या कांग्रेस के होते तो उनकी बात की वैल्यू हो सकती थी, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट की पार्टियां हैं और गवर्नमेंट में रहती आई हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद कभी गवर्नमेंट में नहीं रही, इसलिए उनकी बात की इतनी अहमियत नहीं है। एनआरसी तुरंत पूर्ण करके सभी 50 लाख बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाए। उनको किसी भी कीमत पर वर्क परमिट न दी जाए और डिपोर्ट करने में बांग्लादेश सहयोग नहीं देता है तो भारत की सेना बांग्लादेश का एक हिस्सा कब्जे करके वहां डिपोर्टेड के लिए कॉलोनी बांग्लादेश के अंतर्गत बनाने का काम करके बांग्लादेशियों से आसाम को पूर्ण मुक्त करे। देखिए, हमने अमित शाह का भी इंटरव्यू सुनवाया था कि उनके क्या ख्यालात थे। वो तो बीजेपी के हैं, लेकिन चले हम आपको आज एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू सुनाते हैं जो कि गवर्नमेंट की ही पार्टी का बंदा है, बीजेपी का बंदा है और एक अहम रुकन है तेलंगाना असेंबली का। उन्होंने परवीन तोगड़िया को भी मात दे दी, उन्होंने परवीन तोगड़िया को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसी बात कही थी उसी टाइम पे, परवीन तोगड़िया के टक्कर की बात कही थी और वो उससे भी गई गुजरी थी जो परवीन तोगड़िया ने बांग्लादेशियों के खिलाफ लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। ज़रा सुने कि ये राजा सिंह साहब ने किन ख्यालात का इज़हार बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए किया था और इनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई बीजेपी की जानिब से नहीं हुई थी। अब ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी, इसका रीज़न हम आपको अभी बताते हैं। पहले आप ज़रा ये स्टेटमेंट सुन लें उनकी। और ये 2018 की स्टेटमेंट है, जब परवीन तोगड़िया ने जिस साल ये बात कही थी उसी साल इन्होंने भी ये बात कही थी और उसी साल अमित शाह ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बात बोली थी। तीनों ने एक ही साल में ये सारे स्टेटमेंट दिए थे। ज़रा आप सुने कि ये 2018 में राजा सिंह साहब कह क्या रहे थे। 1.5 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी आसाम में इनलीगल रूप से रह रहे हैं और आज एनआरसी की बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में तकरीबन 40 लाख लोगों को रिटर्न बांग्लादेश भेजने की ऐसी एक योजना बन रही है
और उनको सेपरेटली भी रखा गया है। और सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि उनको मतदान भी यानी वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया जाए। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत देश के सभी मुख्यमंत्री इस चीज़ का सपोर्ट करें, इसका सहयोग करें। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, ये भारत देश के लिए खतरा है, क्योंकि आए दिन आसाम में हम लोग देखते हैं कि कितने दंगे फसाद होते हैं और कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और ऐसे समय पर विदेशियों को हमारे भारत देश में रखना ये कहाँ का सही है? ये विदेशी लोग हैं और विदेशी लोगों को विदेश में भेजने की आवश्यकता है। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे रखने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, उसका जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर क्या माइंडसेट है, यानी उनके वर्कर्स और छोटी लेवल की और दरमियानी लेवल की और इवन टॉप की जो लीडरशिप है, उनका माइंडसेट किस तरीके का है। ये वो नुकता था असल में जिसको हम उठाना चाह रहे थे कल के एपिसोड में, कि इन हालात में ऐसे माइंडसेट के साथ इश्यूज रिजॉल्व किए बगैर दोस्ती की बात करना सवाए सेल्फ इंटरेस्ट के और कुछ नहीं है। देखें, बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है और मोदी साहब खुद भी आरएसएस के मेंबर रह चुके हैं और आरएसएस अखंड भारत के नज़रिए पे बिलीव करती है। अखंड भारत का दोबारा क़याम आरएसएस के बकौल लाजमी है। अखंड भारत ये है कि बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, ये सब भारत है उनके बकौल। लिहाजा इन सब पर मुश्तमिल एक ही मुल्क होना चाहिए, ये आरएसएस का नज़रिया है और बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है। इन ममालिक को भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा, ये आरएसएस का लॉन्ग टर्म मिशन है। इस तंजीम पे माजी में इंडिया में बैन लगता रहा है, लेकिन इस वक्त इस तंजीम की जो सियासी विंग है वो हुकूमत में है। यानी बीजेपी हो, राजा सिंह हो, अमित शाह हो, ये जो भी आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, ये उस माइंडसेट का हिस्सा है जिसे आरएसएस प्रोपेगेट करता रहता है। ये उस माइंडसेट का हिस्सा है। इस सिलसिले में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब ने आज तक चैनल के एक प्रोग्राम सीधी बात में प्रभु चावला को इंटरव्यू देते हुए वो साफ कह चुके हैं कि हम अखंड भारत पर यकीन रखते हैं और ये जो दूसरे मुल्क बन गए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह, ये जो भी बन गए ये टेम्पररी हैं, ये परमानेंट नहीं है और सिचुएशन बदलेगी। अब ज़रा आप ये बताएं कि जिस हुकूमत की डीप आइडियोलॉजी ये हो कि उसके सारे पड़ोसियों को उस मुल्क के अंदर मर्ज होना है, ऐसी आइडियोलॉजी वाले मुल्क के साथ क्या कभी लॉन्ग रन में दोस्ती हो सकती है? क्या इस आइडियोलॉजी के साथ रीजन में पीस आ सकता है, अमन की बात हम कर सकते हैं? लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि ऑफिशियली बीजेपी ख़ुद को इन सब शख्सियात और तंजीमों से डिस्टेंस करे, इसका ऐलान करे कि हम इन सब लोगों से ख़ुद को डिस्टेंस कर रहे हैं जिनके ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे नज़रियात हों, क्योंकि ये सब अनासर जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं, भारत की दूरियां अपने हमसायों से यानी अपना जो नेबर्स हैं उनसे बढ़ती जाती हैं। इसका मिसाल CAA और NRC हैं। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी को ही ज़ाहिर कर रहे होते हैं ये दोनों बिल, और ये दोनों बिल आप देख सकते हैं कि पास हो चुके हैं। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी के मुताबिक हैं और इनकी मंजूरी के साथ ही भारत उन मुल्कों को भी लूज़ करता जा रहा है जिनको वो कभी अपना बेस्ट फ्रेंड कहा करता था।